स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में ध्रुवम इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। इसमें आपको अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, तो थ्योरी में आज अंडरग्राउंड केबल से रिलेटेड बात होगी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरग्राउंड केबल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको देखना है यहाँ पे। तो देखिए, अंडरग्राउंड जो कंपोनेंट्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल होते हैं, सबसे पहले उस केबल होता है, दूसरा केबल बॉक्स होता है, केबल ट्रंच होता है, केबल लग्स होते हैं। ठीक है, ये अंडरग्राउंड केबल के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसमें बात आती है कि इसकी ज़रूरत क्या है। जैसे जब आप मटेरियल लिस्ट बनाओगे कि अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है तो उसमें क्या क्या लगेगा, तो आपको ये मटेरियल का नाम लिखना होगा। केबल, केबल बॉक्स, केबल ट्रंच। अगर आप ट्रंच के माध्यम से, ट्रंच अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप से बनाए जाते हैं, तो उसको आगे देखते हैं। केबल लग्स क्या होते हैं, तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केबल की बात होती है, तो यहाँ पे आप केबल देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ये केबल में कंडक्टर है, पेपर इंसुलेशन है, उसके बाद लेड शीथ है, उसके बाद में बेडिंग है, आर्मरिंग है, फिर सर्विंग है। ये प्रोसेस जो होता है ये अंदर से बाहर की तरफ है। मतलब सर्विंग सबसे ऊपरी ऊपरी भाग होता है, और उसके नीचे आर्मरिंग होती है, उसके नीचे बेडिंग होती है, उसके नीचे लेड शीट होता है, और उसके नीचे पेपर इंसुलेशन होता है, और उसके अंदर कंडक्टर होता है। तो सबसे अंदर कंडक्टर, सबसे बाहर सर्विंग होती है। ठीक, अब हमारा जो केबल है ये कितने पार्ट से मिलके बना है। तो सबसे पहले कोर है, जो कोर जो होगा वो कॉपर का भी हो सकता है और एल्युमिनियम का भी हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक मटेरियल यूज होगा। दूसरी बात, जो इंसुलेशन है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, देखिए ये वाला, ये जो इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन कैसा होना चाहिए, अर्थात ये जो हम यूज करेंगे वो केबल पे उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। और केबल जो हम अंडरग्राउंड लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपको मैकेनिकल वाइब्रेशन के अगेंस्ट इसको अच्छा होना चाहिए, केमिकली प्रूफ होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें, इसमें क्या क्या गुण होने चाहिए उसको देखते हैं। देखिए, इंसुलेशन में हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। दूसरी बात, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो हम केबल को आसानी से मोड़ नहीं पाएंगे, घुमा नहीं पाएंगे। वर्किंग टेम्परेचर भी अच्छा हो, इसका कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मतलब कि हाई टेम्परेचर पे भी ये वर्क कर पाए अच्छे से। नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ये इंसुलेशन है ये कभी भी नमी को ना सोखे, इसका मतलब यही होता है हाइग्रोस्कोपिक का। इसके बाद में आता है फिलर मटेरियल। जो फिलर मटेरियल्स होते हैं, जूट होता है, काटन होता है, इसका यूज हम प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए करते हैं। जैसे ये जो आपका बेडिंग है, बेडिंग जो देख रहे हो आप यहाँ पे, इसके अंदर जो लेड शीट यूज किया गया है, ये यूज किया जाता है आपका जो पेपर इंसुलेशन लग रहा है इसके ऊपर, मतलब इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद बात आती है बेल्टिंग। बेल्टिंग जो होती है, इसका क्या कार्य होता है, ये इम्प्रेग्नेटेड पेपर से भी कर सकते हैं, या फिर आप बेल्टिंग कॉटन से भी कर सकते हैं। ठीक, बेडिंग कॉटन जूट हो गया। आर्मरिंग गैल्वेनाइज्ड स्टील से करते हैं। अब आर्मरिंग देखिए कहाँ पे, यहाँ पे ये क्यों आवश्यक है। आर्मरिंग इसलिए आवश्यक होता है कि ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है और ये पार्ट है, इसको टोटल को ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है मैकेनिकल इंजरी के अगेंस्ट, मैकेनिकल वाइब्रेशन के अगेंस्ट में। उसके बाद में आर्मरिंग के जस्ट ऊपर ये होती है आपकी सर्विंग। ठीक, तो सर्विंग क्या करता है, इस आर्मरिंग को सुरक्षा प्रदान करता है, और साथ में जो ये आपकी आर्मरिंग है, इससे
इसमें जैसे जंग लगने की संभावना रहती है, या इस पे अगर डायरेक्ट वाटर कंटेंट आ जाता है या कोई और चीज़ आ जाती है तो इसके ख़राब होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए ये सर्विंग इससे सुरक्षा प्रदान करता है। सर्विंग किसकी होती है? सर्विंग जो जनरली बनाई जाती है फैब्रिक टेप की, बिटुमेन की, या फिर और पीवीसी इंसुलेटेड, पीवीसी इम्प्रेग्नेटेड, वहाँ पे रबड़ यूज कर सकते हैं। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ केबल्स। ठीक है, तो केबल कितने टाइप की होती है? मोस्टली जो हमारी केबल होती है उसको हम डिवाइड करते हैं वोल्टेज के आधार पे, कि ये केबल इतने वोल्टेज तक यूज़ की जाएगी, ये केबल इतने वोल्टेज तक यूज़ की जाएगी। तो और उसमें कोर कितने हैं उसके आधार पे भी हम केबल को डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन उसका करते हैं। तो सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कोर। तो कितने कोर की केबल है उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि ये सिंगल कोर है, डबल कोर है, ट्रिपल कोर है, या यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये 3/1/2। इसका मतलब ये होता है कि आर वाई बी रहेगा, उसके साथ में एक न्यूट्रल वायर रहेगा, उसका एरिया इन तीनों आर वाई बी का आधा होता है। 3.5 कोर केबल भी बोलते हैं कहीं कहीं। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू वोल्टेज के आधार पे एलटी केबल, लो टेंशन केबल जो होती है वो 1000 वोल्ट तक मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। हाई टेंशन केबल उसके बाद आती है। हाई टेंशन केबल जो होगी वो 1000 वोल्ट से अधिक और 11 केवी तक हम यूज कर सकते हैं एसटी केबल को। उसके बाद में आता है एसटी केबल, सुपर टेंशन केबल। इसका यूज हम 66 केवी तक करते हैं। उसके बाद बात आती है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज टेंशन केबल। इसका यूज हम करते हैं 132 केवी तक। उसके बाद आती है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल एवं 132 किलो वोल्ट अगर वोल्टेज है उससे अधिक अगर हमें पावर सप्लाई की ग्राउंडिंग करनी है, अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वहाँ पे हम गैस कूल्ड केबल या फिर ऑयल कूल्ड केबल हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ फिगर कलेक्ट किए हैं, इसको से आपका क्लियर हो जाएगा कि सिंगल कोर डबल कोर क्या होता है। तो सिंगल कोर का मैं नहीं लिया हूँ, ये आपका डबल कोर है, ये डबल कोर है, ये 3.5 कोर का है, 3/1/2 का है, और ये जो है ये आपका 3 कोर केबल है, आर वाई बी है। इसमें आप देख रहे होंगे ये वाला जो वायर है ये हाफ कोर का लग रहा है इन दोनों के डायमीटर के अपेक्षा, तो ये 3.5 कोर की केबल बोली जाती है। तो इसके बाद बात आती है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। सिंपल केबल है, बेल्टेड केबल है, एच टाइप केबल है, उसके बाद में ऑयल कूल्ड केबल और गैस कूल्ड केबल है। तो सिंपल केबल क्या है? सिंपल केबल यहाँ पे आप जो सामने देख रहे हैं ये केबल हो गई, ये केबल हो गई, ये केबल हो गई, इसमें से ये वाली आपकी सिंपल केबल में आ जाएगी। ये बेल्टेड केबल है, ये भी बेल्टेड केबल है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात आती है केबल लेइंग सिस्टम। जो हमारा केबल के बिछाने का तरीका है, अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का, जब आप वहाँ पे अंडरग्राउंडिंग करवाएंगे या लाइन बिछवाएंगे तो उस कंडीशन में कौन कौन सा तरीका आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है डायरेक्ट लेइंग सिस्टम। दूसरा तरीका होता है आपका ड्राई इन लेइंग मेथड। तीसरा तरीका होता है सॉलिड लेइंग मेथड। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला तरीका ये है, ये वाला, ये डायरेक्ट लेइंग मेथड है। इसमें क्या करते हैं, ट्रंच को 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ा, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है, 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ा, और इसकी गहराई यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये गहराई हो जाएगी। ये गहराई कितनी रहेगी? 1.5 मीटर रखते हैं, कहीं कहीं पे 1.2 मीटर भी रखते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ एरिया कैसा है।
उसके बाद 10 सेंटीमीटर बालू की लेयर लगाते हैं। कहाँ पे लगाएंगे? ये जो केबल आप देख रहे हो ये वाली बिछी है, इसके नीचे ये लेयर कुछ ऐसी बनाई जाती है। ये 10 सेंटीमीटर मोटी लेयर बन गई। उसके बाद में इसके ऊपर से केबल को बिछा देते हैं। तो ये डायरेक्ट लेइंग सिस्टम हो गया। और यदि यहाँ पे आप एक केबल देख रहे हैं, हो सकता है आपको यहाँ से दो केबल या फिर 3 केबल या फिर 4 केबल गुजारना हो, तो उस दशा में क्या करेंगे? तो उस दशा में हमारा जो ये चौड़ाई है 40 से 50 ये बढ़ जाएगा। और हम क्या करते हैं कि जो केबल जैसे एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये, मतलब 3 केबल को हमें अंडरग्राउंड करना है। तो उस दशा में हमें ये ध्यान रखना है कि इनके बीच की जो दूरी है ये 25 सेंटीमीटर से कम नहीं रखना है। दोनों केबलों के बीच की दूरी 25 से अधिक ही रखना है। 30 रख लीजिए, 35 रख लीजिए, 40 रख लीजिए, ठीक है। तो इतना ध्यान देना है। तो इसका मतलब ये बात निकल के आती है यहाँ से कि यदि वहाँ पे केबल जो बिछाई जा रही है, केबल की संख्या बढ़ती है, तो हमारी केबल ये ट्रंच की जो चौड़ाई है ये बढ़ जाएगी, ठीक। ये क्यों करते हैं? मतलब ये जो आप बढ़ा रहे हैं, ये डिस्टेंस दे रहे हैं बीच में, ऐसा क्यों करते हैं? टू अवॉइड हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए करते हैं। हीटिंग इफेक्ट क्या है? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से, H बराबर आई स्क्वायर आर टी से हीट जनरेट होता है। चाहे वो कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, वहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस रहता है कुछ टाइम के लिए, जो करंट फ्लो होगी उसके कारण यहाँ हीट जनरेट होगा। और क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, ज़्यादा वोल्टेज रहेगा। आ, हो सकता है जैसे मान लीजिए 111 केवी की लाइन है तो करंट थोड़ी की वैल्यू थोड़ा अधिक रहेगी। तो ये सभी चीज़ें डिपेंड करता है कि हमारी लाइन कैसी है उसके आधार पे। बट यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ज़रूर होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये ट्रंच ऐसे नहीं रहेगा, इसको ढक दिया जाता है। तो जब ढक दिया जाएगा तो हीट डिसिपेशन की प्रॉब्लम आती है। उसके कारण अगर हीट डिसिपेट नहीं हो पाया अच्छे से तो हमारी केबल का इंसुलेशन ख़राब हो सकता है। इसलिए ये गैपिंग दी जाती है। साथ में सैंड बिछाने का भी यही मतलब होता है। जो हमारा बालू होता है वो केबल में बाय द वे फॉल्ट आता है तो आग लगने से बचाता है और हीट को डिसिपेट करने में मदद करता है। दूसरा मेथड है आपका ड्रा इन लेइंग मेथड, ठीक। ड्रा इन लेइंग मेथड इस तरीके का होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो कंड्यूट होती है, सॉरी, जो आपका केबल होता है उसको डायरेक्ट हम ट्रंच में नहीं बिछाते हैं। उसके लिए कंक्रीट का या फिर आप कोई भी लकड़ी का, अब लकड़ी नहीं यूज होता है अब तो कंक्रीट या बम्बो यूज होता है, पाइप टाइप का। उस तरह से हम के ये ट्रंच के अंदर बिछा देते हैं और उसके अंदर से केबल को ले जाते हैं और दोनों तरफ से इसको पुनः ढक देते हैं और सील्ड कर देते हैं। सॉलिड लेइंग मेथड में क्या है? ये आपका सॉलिड लेइंग मेथड है। इसमें सबसे पहले हम ट्रंच खोदते हैं। ये दोनों तरफ जो देख रहे हैं आप, ये कंक्रीट की दीवार है, कंक्रीट की दीवार बनाएंगे। ये जो देख रहे हैं आप, ये है, एक मिनट, सॉरी, ये पत्थर छोटे छोटे हैं यहाँ पे। और ये जो पाइप देख रहे हैं ये स्टील की पाइप होती है या फिर पीवीसी पाइप भी यूज करते हैं इस टाइम पे। तो होता क्या है कि इसके लिए जितना हमें केबल लगाना है, पहले हम इस तरह का ट्रंच बना लेंगे, उसमें ये पाइप लगा देते हैं, ये वाला जो देख रहे हैं आप, ब्लैक ब्लैक, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, हम केबल को इसके अंदर से ले जाते हैं। जितना केबल ले जाना होगा उतनी पाइप लगाएंगे, ठीक है। तो ये वाली विधि बहुत महंगी पड़ती है, यह भी महंगी पड़ती है, ये सस्ती पड़ती है, लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे अच्छा जो होता है ये होता है। और इससे थोड़ा सा कम रेट होता है इसका, और सबसे कम रेट आता है इसका खर्चा, कैपिटल कॉस्ट। बट हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए? ज़्यादातर ये वाली यूज होती है। और ये वाली जहाँ पे हमें कॉस्टिंग का बहुत ख्याल रखना हो और जहाँ पे खुदाई संभव
हो पाए वहाँ पे यूज करते हैं इसका जनरली। तो आई थिंक आपको केबल लेइंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। चलिए, केबल बॉक्सेस। अब इसको हम इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों इसका पढ़ाने का मेरा मकसद यही है कि जो आगे आप मटेरियल लिस्ट बनाओगे तो आपको क्लियर कट होना चाहिए आपके दिमाग में कि हाँ, ये केबल बॉक्स होता है, इसका यूज यहाँ होता है। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मटेरियल। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। केबल बॉक्सेस, ये देखिए आप, ये है केबल बॉक्स। ये जो देख रहे हो आप, इतना बड़ा सा मिसाइल की टाइप का है। ठीक है, ये जॉइंटिंग के लिए यूज करते हैं। सपोज यहाँ से एक केबल आई इधर से और एक इधर से केबल आई, तो इसको ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंटिंग के लिए यहाँ पे केबल बॉक्स यूज होता है। ठीक, और ये केबल बॉक्स की सहायता से क्या करते हैं, जोड़ लगाते हैं और वहाँ पे नट बोल्ट की सहायता से टाइट भी कर देते हैं उसको। बाय द वे, वहाँ से अगर हमें किसी को कनेक्शन देना हो या फिर कहीं पे बस बार निकालना हो तो हम इस जंक्शन बॉक्स, केबल बॉक्स की सहायता से ही निकालते हैं। उसके बाद बात आती है टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स क्या है, केबल लक्स क्या है। ठीक है, तो केबल लक्स जो होते हैं ये यहाँ पे साइड में मैं दिखाया हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये क्या, सॉरी साला, ये आप देख सकते हैं, ये वाला, ये केबल लक्स हैं। ढेर सारे छोटे बड़े, छोटे साइज़ से लेके बड़े साइज़ तक का केबल लक्स है। इसका यूज हम करते हैं केबल को जोड़ने के लिए। जैसे कोई बस बार है तो वहाँ से आपको कनेक्ट करना है, तो कैसे करोगे आप, केबल लक्स लगा करके ही कर पाओगे। इससे स्पार्किंग नहीं होती है, सबसे अच्छी बात ये होती है। तो ठीक, अब टर्मिनल बॉक्स की बात कर लेते हैं। टर्मिनल केबल बॉक्स जो है ये है। अब इसमें क्या क्या है, इसको ध्यान से देखिए आप। यहाँ पे फ्लेक्सिबल पॉइंट है, यहाँ पे क्लिप लगा है, यहाँ पे केबल है, ये दिखाया गया है। ये केबल बॉक्स है, ये इतना। ठीक, और उसके बाद में ये ग्लैंड्स हैं ये। ठीक है, और ये बुशिंग्स हैं ये। इसका आप जनरली चित्र ऐसे जगह देखिए जहाँ पे अंडरग्राउंड लाइन होगी और वहाँ पे कुछ इस तरीके का ये ट्रांसफार्मर, ये खंभा लगा होगा, ये ट्रांसफार्मर इस पे रखा होगा और ये केबल ऐसे निकल के यहाँ से ऐसे 3 लग से ऐसे निकले रहते हैं रबड़ के। ठीक है, इसमें जाके जुड़ता है, ये वही चीज़ है। तो इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हमें कनेक्ट करना हो केबल को किसी ट्रांसफार्मर से या फिर किसी लाइन से जहाँ से सप्लाई देना है, वहाँ पे करते हैं। और ये वाला जो है ये ज़मीन के अंदर होता है, ये ज़मीन के बाहर होता है। फॉर्मेशन ऑफ ओवरहेड लाइंस। देखिए, ओवरहेड लाइन को बनाने के लिए आपके पास में जो ज़रूरत होगी, सबसे पहले क्या होगा, पोल्स। आपको पता होना चाहिए कि पोल्स की हाइट कितनी रखें और कौन सा पोल्स कहाँ पे यूज करें, मैक्सिमम कितना वोल्टेज तक कोई पोल हम यूज कर रहे हैं तो वो कितना वोल्टेज तक यूज कर सकते हैं, और उसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो किस टाइप की है, अवेलेबिलिटी कैसी है, ये सभी चीज़ें ध्यान में रख के करते हैं। तो जनरली होता क्या है कि जैसे जैसे सप्लाई वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे हमारे पोल या सपोर्ट की हाइट इंक्रीज होती है। क्यों होती है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार एक मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस रखना होता है सबसे निचले वाले कंडक्टर से और ग्राउंड के बीच में। तो उसके लिए देखते हैं, चलिए। पहला आपका लकड़ी का खंभा, तो ये ज़माना बीत गया इसका, अब इसका यूज़ नहीं होता है, बट आप अभी भी इसका यूज़ देख सकते हैं कहाँ पे, जैसे प्रयागराज है, बड़े बड़े जहाँ मेले लगाए जाते हैं, अर्थात जहाँ पर
कोई भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बनाई जाती है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में निकाल ली जाती है, वहाँ पे ये सक्सेसफुल होते हैं। बट अब इसका यूज वो भी रिप्लेस कर दी नहीं होता है, रिप्लेस कर दिया है हालो जो आपका आता है गोल वाला लंबा वाला पोल, वो होता है उसकी जगह पे। तो इसका यूज हम बहुत कम करते हैं, जाहिर सी बात है। 10 से 14 मीटर लंबाई में आते थे पहले, अब नहीं होता है, तो इसकी बात अब बंद ही कर देते हैं। दूसरी बात, आरसीसी पोल, रेनफोर्स कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट होता है, ये रेनफोर्स होता है, इसमें सीक गिट्टी बालू सब कुछ मिला के बनाया जाता है, तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे अच्छा हो गया, स्टील पोल से वीक होगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट है, ये अगर इसमें धक्का लग जाएगा या फिर ये ऊपर से गिर जाए तो टूटने की संभावना रहती है, उसकी अपेक्षा इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है, ये ध्यान रखना आपको। ये कितनी लंबाई तक उपलब्ध है? ये आपके 8 से 11 मीटर तक उपलब्ध होते हैं, और ये 11 केवी तक भी यूज किए जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में 33 केवी तक भी यूज हो रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। और स्पैम कितना रखते हैं? 50 रखते हैं। जो आपका आरसीसी पोल है, अगर लंबाई इसकी 8 से 9 है तो 50 रखेंगे, और कहीं कहीं पे 80 भी रख लेते हैं। अगर 33 केवी की लाइन है तो वहाँ पे 80 से 100 तक जाते हैं स्पैम में, ठीक है। इसके बाद आती है बात स्टील ट्यूबुलर पोल्स। ये जो इस्पात नली पोल हैं, इसी का नाम है स्टील ट्यूबुलर पोल, जिसकी चर्चा हम अभी ऊपर कर रहे थे। जो लकड़ी का खंभा को कौन रिप्लेस किया है? यही रिप्लेस किया है, स्टील ट्यूबुलर पोल। इसकी हाइट 8.5 से 12 मीटर तक होती है टोटल, और ये 11 केवी ऑब्लिक 33 केवी तक यूज किए जाते हैं, ठीक है। साथ में इनका स्पैन जो होगा 80 से 100 मीटर होगा। ये जो टेबल में आप देख रहे हो ये एक स्टैंडर्ड है, लेकिन प्रैक्टिकली जो होता है वो 80 से 100 तक यूज़ कर लेते हैं, 100 भी यूज़ करते हैं। अगर जैसे क्लियर है बिल्कुल ग्राउंड, आबादी कम है नहीं है, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ मैकेनिकल अच्छी होती है थोड़ा आरसीसी की अपेक्षा, और इनका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो मिनिमम आता है, वही पेंटिंग वेंटिंग का खर्चा आता रहता है। रेल पोल, देखिए रेल पोल जो होगा वो 11 से 13 मीटर तक लंबाई में अवेलेबल रहते हैं। इसका यूज 33 केवी, स्पैम ज़्यादा रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है, बहुत अच्छी होती है, और ये थोड़ा महंगा पड़ता है। इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग जो होगी वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि भारी होता है। तो जहाँ पे आप ट्यूबुलर पोल्स 100 लाद के ले जाओगे, वहाँ पे आप पीसी ले लाद के ले जा पाओगे। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हैं। तो फ़िलहाल आज के लेक्चर में बस इतना ही रहेगा, और आपको यहाँ पे स्टील टावर की बात इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि हम अभी अंडरग्राउंड लाइन, ओवरहेड लाइन, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उनका पढ़ रहे हैं, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग। जो एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग है उनका पढ़ रहे हैं, ना कि ट्रांसमिशन लाइन का पढ़ रहे हैं। तो हमें इतनी बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जितना मैं बताया हूँ यही आपको याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।